नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं यूसीए ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज हम भारत भूगोल के विषय के अंतर्गत चर्चा करेंगे इस क्लास के माध्यम से। आज दिन तक जो आप भूगोल के जो आपका दिमाग में जो एक प्रकार से भूगोल विषय को लेकर के जो डर बैठा है, आज इसी डर को निकालने के लिए मैं आपके समकक्ष पेश हुआ हूँ। क्योंकि मैं सीधा सीधा कहता हूँ साथियों की ज्योग्राफी की कहानी और इंजीनियर एस के राठौड़ की जुबानी के साथ आज स्टार्ट करते हैं अपने भारत भूगोल की क्लास। तो दोस्तों तैयार हो जाना अपनी क्लास में। आज हम भारत भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विषय के अंतर्गत आप चाहे भारत का भूगोल पढ़ो, चाहे आप विश्व भूगोल पढ़ो, चाहे आप राजस्थान भूगोल पढ़ो, इससे पूर्व आपको ग्लोब की संरचना पता होना चाहिए, ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए। और वही मैं आपको आज पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ दोस्तों। तो आज अपना सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट होगा, वो किसको लेकर के होगा साथियों, अपने तो ग्लोब को लेकर के होगा कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है ना, कभी सुना होगा आप लोगों ने ग्लोब की, ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से आपकी भारत की स्थिति आती है, इस प्रकार से आपकी राजस्थान की स्थिति आती है। तो ग्लोब क्या है, तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि ग्लोब कुछ नहीं है। ग्लोब एक प्रकार से पृथ्वी का एक ढांचा तैयार किया गया, पृथ्वी को पढ़ने के लिए एक छोटा सा मॉडल तैयार किया गया। जिस प्रकार से आप शरीर के तो साइंस के अंदर शरीर के पार्ट्स को पढ़ते हो, उस प्रकार से शरीर का पार्ट्स का एक छोटा सा हड्डियों का पुतला खड़ा किया जाता है। उसी प्रकार से ग्लोब को पढ़ने के लिए, यानी पृथ्वी को पढ़ने के लिए पृथ्वी का एक ढांचा तैयार किया गया, छोटा सा मॉडल। वही जो मॉडल होता है साथियों, वो क्या होता है, ग्लोब होता है। अब साथियों समझना, यहां पर ग्लोब के ऊपर अगर आपको किसी देश की स्थिति का पता लगाना है, किसका पता लगाना मेरे विद्वान साथियों, स्थिति का पता। या तो आपको किसी देश की स्थिति का पता लगाना, या आपको ग्लोब के ऊपर किसी देश विशेष की अपने जलवायु का पता लगाना, या वहां पर आपको किसका निर्धारण करता है मेरे विद्वान साथियों, तो अपने ध्यान रखना समय का निर्धारण करना है। तो इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ग्लोब के ऊपर हमेशा दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। कितने प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, दो प्रकार की। साथियों गौर करना, यहां पर आपकी जो एक रेखा जो होगी वो आपके साथियों गौर करना आपने कौन सी रेखाएं खींची जाती है ग्लोब के ऊपर, तो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। और इन अक्षांश रेखाओं के बाद जो दूसरी काल्पनिक रेखाएं होती है, उन रेखाओं को आप विद्वान साथियों बताना कौन सी रेखाएं कहा जाता है। तो उन रेखाओं को आप कौन सी रेखाएं कहते हो, अपने तो देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं वैसे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इनका काम क्या होता है। तो इनका न्यूमेरिकल काम है वास्तव में कि इनका समय, जैसे कि अक्षांश रेखाओं का काम होता है किसी देश विशेष की स्थिति का पता लगाना, और वो भी किसके ऊपर पता लगाना, ग्लोब के ऊपर पता लगाना। यानी कि किसी देश की अगर स्थिति का पता लगाना है तो इसके लिए आपको ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की रेखाएं खींचोगे। सबसे पहली जो रेखा होगी वो कौन सी होगी, अक्षांश रेखा। और जो दूसरी रेखा होगी मेरे विद्वान साथियों बताना अपनी कौन सी रेखा होगी, देशांतर रेखाएं होगी। अब मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में अगर बता दूं कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल वही क्या है, ग्लोब है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ग्लोब के ऊपर आपको दो रेखाएं देखने को मिलेगी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या आपको पृथ्वी पर ऐसी प्रकार की कहीं पर आपको रेखाएं देखने को मिलती है क्या? आप जैसे कि ग्लोब पर खड़े हो, मैं भी अभी पढ़ा रहा हूं आपके सामने, तो मैं भी ग्लोब के ऊपर, मैं भी पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं। आप जिस जगह पर बैठे हो आप भी पृथ्वी पर खड़े हो। क्या आपके सिर के ऊपर से कहीं आपको अक्षांश रेखा निकल रही है, या आपके माथे से ऊपर कहीं देशांतर रेखा निकल रही है? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल नहीं निकल रही है। इसका मतलब विद्वान साथियों ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, न कि दोनों की वास्तविक रेखाएं होती है। सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं। अब जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताऊं मैं आपको कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपकी अक्षांश रेखाओं के बारे में बता रहा हूं कि ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है। बारी बारी से हम साथियों एक एक रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सी रेखाओं से संबंधित रहेगा, अपने तो अक्षांश रेखाओं से लेकर के। अब देखना यहां पर अक्षांश रेखाएं क्या है, तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो कहां पर खींची जाती है, ग्लोब के ऊपर। अब ग्लोब के ऊपर कहां पर और किस प्रकार से खींची जाती है, ग्लोब की हमेशा चार दिशाएं होती। ये वाली जो दिशा होगी आपके, ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। और ये वाली जो दिशा होगी साथियों ध्यान रखना, ये दिशा आपकी कौन सी होगी, अपने तो दक्षिण दिशा होगी। और इधर जो आपकी दिशा होगी, ये दिशा आपकी कौन सी होगी, पूर्व दिशा। और ये वाली जो साथियों ध्यान रखना आपकी दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से खींची जाती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इधर देखना, ग्लोब के ऊपर देखो
जो आपकी पृथ्वी का केंद्र है, जैसे कि माना कि ये आपके पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से अगर आप पूर्व की ओर जाते हो और पृथ्वी के केंद्र से अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हो, तो पृथ्वी के केंद्र से दोनों तरफ समान कोणीय दूरी, जैसे कि मैं आपको लेता हूं कि पूर्व की ओर पश्चिम की तरफ समान कोणीय दूरी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से लेकर के मैं आपके कोण बनाता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने आपके कोण कितने डिग्री का बना दिया, 0 डिग्री का बना दिया। और इस तरफ पश्चिम दिशा के अंदर भी मैंने आपके कितने डिग्री का कोण बना दिया, 0 डिग्री का। ये कहां से बनाया, पृथ्वी के केंद्र से। इस पृथ्वी के केंद्र को आप नाम दे दो O दे दो, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से दोनों तरफ खींचा गया समान कोणीय दूरी होती है, जैसे कि इधर भी आपका 0 डिग्री है और इधर भी आपका 0 डिग्री है। अब इस पृथ्वी के केंद्र से दोनों तरफ खींची गई जो समान कोणीय दूरी होती है, इन समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल आड़ी रेखाएं होती है, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ग्लोब के ऊपर जो काल्पनिक सरल आड़ी रेखाएं होती है, काल्पनिक सरल आड़ी रेखाएं होती है, मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना, उन्हीं काल्पनिक सरल आड़ी रेखाओं को आप अपने कौन सी रेखाओं के नाम से जाना जाता है, अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं रियल में नहीं होती, मैं आपको बार बार बता रहा हूं अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती है। लेकिन इनकी क्या किस प्रकार से खींची जाती है ग्लोब के ऊपर, तो वो देखना। आपका ग्लोब मैंने बना रखा है, ग्लोब के ऊपर 4 दिशाएं हो गई, उत्तर दिशा हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई, और इधर आपकी पूर्व दिशा हो गई, और ये आपके कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। अब ग्लोब के अंदर जो पृथ्वी का केंद्र होता है, जैसे कि यहां पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से पूर्व की तरफ और पृथ्वी के केंद्र से पश्चिम की तरफ दो समान कोण बनाने, जैसे कि यहां पर मैंने आपके 0 डिग्री का एंगल बनाया और इस तरफ भी मैंने आपके 0 डिग्री का एंगल बनाया। अब इन्हीं दोनों जो कोण है दोनों तरफ के, इन दोनों कोणों को मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल आड़ी रेखाएं होती है, जो काल्पनिक सरल आड़ी रेखाएं, वो ऐसे तो आड़ी होती है और ऐसे आपकी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आया? यानी कि मेरा कहने का मतलब, अगर आप सीधे सीधे शब्दों में आप समझना चाहो तो मैं आपके सामने इसकी डेरिवेशन लिख, परिभाषा लिख देता हूं कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती है, तो समझना यहां पर। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखना साथियों कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो यहां समझना कि पृथ्वी के केंद्र से, कहां से साथियों, पृथ्वी के केंद्र से खींचे गए, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई समान कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली, दूरी को मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल, मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल आड़ी रेखाएं होती है, उन्हीं आड़ी रेखाओं को आप लोग कौन सी रेखाएं कहा जाता है, आपका उत्तर होगा साथियों, ध्यान रखना, कौन सी रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी आप समझना यहां पर कि ग्लोब की पृथ्वी के केंद्र से, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पृथ्वी के केंद्र से खींचे गए, पृथ्वी का जो केंद्र होता है उस पृथ्वी के केंद्र से खींची गई दोनों तरफ जो दोस्तों समान कोणीय दूरी होती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहां अगर आपका 0 डिग्री है तो इधर भी आपका कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। ये कहां से खींच रहे हो, पृथ्वी के केंद्र से खींच रहे हो, तो दोनों तरफ जो समान कोणीय दूरी है, इन दोनों समान कोणीय दूरी को आपस में मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल, साथियों ध्यान रखना, कौन सी रेखाएं होती है, आड़ी रेखाएं होती है। इन्हीं आड़ी रेखाओं को आप लोग विद्वान साथियों ध्यान रखना, आपके कौन सी रेखाएं कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। मैं आपको वापस बता रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं कोई भी वास्तव में नहीं होती, सिर्फ कैसी होती है, काल्पनिक होती है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई समान कोणीय दूरी, दोनों तरफ जो समान कोणीय दूरी होती है, इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल आड़ी रेखाएं होती है, साथियों ध्यान रखना, वो कौन सी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब आप यहां पर समझना मेरे कि आपको मैं क्या बता रहा हूं साथियों, तो देखना, जैसे कि अक्षांश रेखाएं, इन अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है, तो अक्षांश रेखाएं देखना कि जैसे कि यहां आपका ये अपना ग्लोब है, ठीक है। अब अक्षांश रेखाओं, एक तो प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, पहला प्रश्न तो ये बनेगा अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। दूसरा प्रश्न ये आएगा साथियों कि ग्लोब के ऊपर आपके जो टोटल अक्षांश होते हैं, उन अक्षांशों की संख्या कितनी होती है।
एक तो प्रश्न पूछ रहा है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होते हैं। तो समझना आप यहां पर कि जैसे कि आपका यहां पर मैंने आपकी एक रेखा निकाली ग्लोब के बीचों बीच में से, ठीक है ना। इधर भी मैंने आपके कितने डिग्री का कोण बना दिया, 0 डिग्री का कोण बना दिया, और यहां पर भी आपके मैंने कितने डिग्री का कोण बना दिया, 0 डिग्री का। और ये आपके कौन सा पृथ्वी का केंद्र है। अब अगर मैं कहूं कि यहां से ऊपर वाला ये आपकी ग्लोब की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। और ये वाली जो साथियों ध्यान रखना आपकी जो दिशा होगी, ये वाली आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा, ठीक है। अब समझना यहां पर इस पृथ्वी के केंद्र से अगर मैं इधर चलूं, यहां पर आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, यहां पर 4 अर्धांश आप पृथ्वी के बना सकते हो। तो देखना पृथ्वी के केंद्र से अगर मैं आपके इधर चलूं तो यहां पर साथियों देखना, यहां पर मैंने जैसे कि आपका कितने डिग्री का कोण बना दिया, वापस अपने तो 15 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। और इसी केंद्र से वापस मैं इधर चलूं तो यहां से भी अगर मैं इधर चलता हूं तो यहां पर भी मैंने आपके साथियों ध्यान रखना वापस कितने डिग्री का केंद्र कोण बना दिया, 15 डिग्री का। ये पृथ्वी का केंद्र है। सबसे पहले मैंने यहां पर 0 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। फिर मैंने पृथ्वी के केंद्र से इस तरफ पश्चिम दिशा के अंदर भी 0 डिग्री का एंगल बनाया। फिर इन दोनों रेखाओं को मैंने आपस में मिला दिया, इन दोनों समान कोणीय दूरी को आपस में मिला दिया। आप लोगों ने इस रेखा को क्या नाम दे दिया मेरे साथियों, अक्षांश रेखा दे दिया, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। अब जैसे कि ये पृथ्वी का आपका केंद्र है, इस केंद्र से मैंने पूर्वी साइड के अंदर वापस मैंने कितने डिग्री का कोण बना दिया, 15 डिग्री का कोण बना दिया। और इसी केंद्र से वापस मैंने पश्चिमी साइड के अंदर भी कितने डिग्री का कोण बना दिया, 15 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहां पर समझना मेरे विद्वान साथियों, इस 15 डिग्री को इस 15 डिग्री से मिलाने वाली वापस मैंने एक रेखा खींच दी है। और यही रेखा साथियों ध्यान रखना कौन सी होगी, तो ये रेखा आपके कौन सी होगी, तो ये होगी आपके 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। आप कहोगे गुरुजी इसके पीछे आपने उत्तरी क्यों लगाया, मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना मैंने इसके पीछे उत्तरी क्यों लगाया। आप मेरी बातों के ऊपर आप लोग ध्यान देना कि मैंने इसके पीछे मैं उत्तरी अक्षांश क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यह 0 डिग्री के कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अगर ये 0 डिग्री के उत्तर दिशा में है तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, उत्तरी लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये 0 डिग्री से कौन सी दिशा में है, उत्तरी दिशा में। और एक प्रकार से मैंने आडी रेखा खींच रखी है, और इन आडी रेखाओं को आप कौन सी रेखाएं कहते हो, अक्षांश रेखा कहते हो। तो यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने आपको वापस कहा कि यहां से अगर मैं आपके कहता हूं कि ये जो पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से यहां पर मैंने दक्षिणी साइड के अंदर यहां पर मैंने आपके कोण बनाया कितने डिग्री का, आपने तो 20 डिग्री का बनाया। और इधर चलूं मैं आपके वापस यहां पर, तो यहां से भी मैंने एक कोण बनाया साथियों ध्यान रखना, वो आपके कितने डिग्री का बनाया, 20 डिग्री का बनाया। यानी इस तरफ भी मैंने 15 डिग्री का बनाया और इस तरफ भी मैंने 20 डिग्री का बनाया, इधर 20 और इधर 20। और इन दोनों को जो मिलाने वाली जो वापस मैंने एक आड़ी रेखा खींच दी, ये दक्षिण दिशा में है। ध्यान रखना पहले मैंने पृथ्वी के केंद्र से दोनों तरफ उत्तरी साइड के अंदर मैंने आपके पूर्व और पश्चिम में कितने कितने डिग्री के कोण बनाए थे साथियों, 15-15 डिग्री के कोण बनाए थे। और उन्हीं दोनों कोणों को मैंने एक रेखा की सहायता से मिला दिया, और ये जो आड़ी रेखा खींची थी वो रेखा आपके कौन सी हो गई थी, अक्षांश हो गई थी। लेकिन ये 15 डिग्री का कोण 0 डिग्री से कौन सी दिशा में था साथियों, उत्तरी दिशा में था, जिसके कारण इसके पीछे मैंने आपके क्या लगा दिया था, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। यानी अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में आप वास्तव में लेटीट्यूड के नाम से पुकारते हो, और देशांतर रेखाओं को आप इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड के नाम से पुकारते हो। तो ये आपके नॉर्थ लेटीट्यूड हो गई 15 डिग्री। और वापस मैंने पृथ्वी के केंद्र से 20 डिग्री का कोण इधर बनाया पूर्वी साइड के अंदर, और 20 डिग्री का कोण पश्चिमी साइड में बनाया। अब आप कहोगे गुरुजी इसका नाम क्या दे रहे हो, तो मेरे विद्वान साथियों ध्यान देना, इसका जो मैं नाम देता हूं, यहां पर आपकी 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, लेकिन ये आपके कौन सी दिशा में होगी, आप कहोगे गुरुजी दक्षिण दिशा में होगी, जिसके कारण इन रेखाओं को आपके पीछे क्या लगेगा, आपका उत्तर होगा साथियों ध्यान रखना कौन सी रेखा होगी, अपने तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी। इस प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से आप ऊपर 15 डिग्री खींच सकते हो, नीचे 20 डिग्री। इस प्रकार से आप यहां पर 1 डिग्री खींच सकते हो, यहां पर आप 2 डिग्री खींच सकते हो, यहां पर 3 डिग्री, और धीरे धीरे आप लोग बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर जाओगे तो आपका कितने डिग्री आएगा साथियों, ध्यान रखना कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। और वापस इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर आपका 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, फिर 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, फिर 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर आते आते आपका कितने डिग्री आएगा विद्वान साथियों, ध्यान रखना कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आ जाएगा।
यहां पर आपको जो 90 डिग्री मिलेगा ये आपका कौन सा ध्रुव कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। और एक जो आपका 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश मिल रहा है ये आपका कौन सा ध्रुव है, उत्तरी अक्षांश होगा। ये दोनों ही प्रकार की रेखाएं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दो बिंदु मिलेंगे। उत्तरी ध्रुव पर भी आपको एक बिंदु मिलेगा और दक्षिणी ध्रुव पर आपको बिंदु मिलेगा। यहां पर आपकी लास्ट में जाकर के एक रेखा निकलेगी और ये रेखा साथियों ध्यान रखना कौन सी होगी, तो ये वाली रेखा होगी आपके 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। आपके 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपको अक्षांश रेखा मिल सकती है और उसी प्रकार से वापस दक्षिण में आओगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगी 89 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपको रेखा मिलेगी। यहाँ से 89 दक्षिण से लगा करके 89 उत्तरी अक्षांश तक बीच में आपको जो मिलेगी वो सब की सब तो आपकी क्या होगी, रेखाएं होगी। और जितनी रेखाएं होगी उतने के उतने आपके क्या होंगे, अक्षांश हो गए। अब आप कहोगे गुरुजी टोटल ग्लोब के ऊपर रेखाएं की संख्या कितनी है। अरे मैंने विद्वान साथियों जोड़ लेना यहाँ पर, जैसे कि 89 तो उत्तर में है। अब आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी 89 तो आपने उत्तरी गोलार्ध में खींच रखी है, बिल्कुल खींच रखी है। 89 आपने दक्षिणी गोलार्ध में खींच रखी है, बिल्कुल खींच रखी है। तो आप 89 को जोड़ोगे कितना आएगा, नाम कितने हो गए, 18 का 8 हासिल लगा, एक 8 8 16 ने कितना होगा, 17 हो जाएगा। यानी आप कितने बोलोगे, 178 बोलोगे। साथियों ध्यान रख लेना अक्षांश रेखाओं की संख्या 178 नहीं होती है। अरे विद्वान साथियों गौर करना, मैंने आपके 0 डिग्री से 0 डिग्री वाली पहली वाली बीच वाली रेखा नहीं जोड़ी थी क्या, इस रेखा को तो मैंने जोड़ा ही नहीं। मैंने आपको कहा कि 0 डिग्री से ऊपर जाओगे तो आपको 90 डिग्री अक्षांश मिलेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो 90 डिग्री होगा ये सिर्फ आपको एक बिंदु के रूप में मिलेगा, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये आपकी किसी भी प्रकार की रेखाएं नहीं होगी। रेखा जो खत्म होगी वो आपके कहाँ तक खत्म होगी, 89 उत्तरी अक्षांश तक होगी, नॉर्थ लेटीट्यूड होगी। और यहाँ पर आपके 89 साउथ तक जाकर के रेखा खत्म हो जाती है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दो ही प्रकार के सिर्फ आपके अक्षांश होते हैं जो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्माण करते हैं, जो देशांतर रेखाएं मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका 89 और 89 मिला है तो साथियों ध्यान रखना कितना हो गया, 178 हो गया। और इस 178 में जब आप 1 डिग्री जो ये 0 वाला है इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका जो मान होगा वो आपकी कितना होगा, 179 होगा। अतः आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि क्या प्रश्न पूछेगा, वो आपका इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि ग्लोब के ऊपर बताओ जो आडी रेखाएं या पृथ्वी के केंद्र से खींचे गए दोनों तरफ के समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो काल्पनिक सरल आडी रेखाएं होती है, उन आडी रेखाओं को कौन सी रेखाएं कहा जाता है साथियों, तो ध्यान रखना कौन सी रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, आपका उत्तर होगा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179 होगी। जबकि ग्लोब के ऊपर टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की संख्या ध्यान रखना मेरे विद्वान साथियों कि ग्लोब के ऊपर टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी। अब आप यहां पर ध्यान देना कि ग्लोब के ऊपर जो आपके प्राप्त टोटल अक्षांश कितने होंगे। अगर मैं आपको कहता हूं कि ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री को जोड़ने के बाद अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, तो ग्लोब के ऊपर अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो जितनी रेखाएं होगी उतने तो अक्षांश होंगे। अरे भाई जितनी रेखाएं होगी उतने तो अक्षांश होंगे। 179 मैंने आपके अक्षांश रेखाएं बना रखी है तो उसके 179 तो अक्षांश है। और फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर बारी बारी से कि आपका उत्तरी ध्रुव जो आपका नॉर्थ दिशा है यहाँ पर आपका 90 डिग्री भी एक अक्षांश है, और आपका दक्षिण के अंदर जो यहाँ पर होगा 90 डिग्री ये भी तो एक अक्षांश है। तो यहाँ पर आपका अक्षांश की संख्या 179 तो ये है ही, आप 179 तो बोलोगे, जो रेखाएं भी है अक्षांश भी है, लेकिन इनके अंदर आप दोनों ध्रुवों को जोड़ दोगे और दोनों जो 90-90 डिग्री वाले जो दोनों को जोड़ने के बाद जो आपके अक्षांशों की संख्या होगी वो ध्यान देना साथियों कितने होंगे आपके, तो 181 होंगे। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आप एक ही बात ध्यान रखना कि ग्लोब के ऊपर आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179 होती है। और ग्लोब के ऊपर आपके टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181 होती है। अब मैं आपके सामने ग्लोब के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश किस प्रकार से किए जाते हैं, जिसे आप लोग आगे जाकर के कर्क रेखा पढ़ते हो, मकर रेखा पढ़ते हो, अंटार्कटिका पढ़ते हो, आर्कटिक रेखा पढ़ते हो, ये कौन कौन सी रेखाएं हैं, ग्लोब के ऊपर क्यों खींची जाती है, कहाँ पर इनकी दशाएं होती है, इनका मान क्या होता है, उनको हम देखने जा रहे हैं। देखो जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि अक्षांश रेखाएं जो है ये अक्षांश रेखाएं साथियों ध्यान रखना किस प्रकार से खींची जाती है, तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ऊपर आडी की जाती है और इनकी दिशा क्या होगी, और तो इनकी दिशा पूर्व से लगाकर पश्चिम होगी। ये जैसे कि आपका ग्लोब है, ठीक है ना। अब ग्लोब के ऊपर आपकी 4 दिशाएं ऐड कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आपकी कौन सी हो गई, उत्तर दिशा हो गई,
और ये वाली आपकी दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, और इधर आपकी दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई, और ये वाली जो आपकी दिशा साथियों ध्यान रखना कौन सी हो गई अपने तो पश्चिम दिशा। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर इनके क्या क्या नाम है। जो देखो ये आपके पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से इस तरफ भी आपके कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, और पृथ्वी के केंद्र से इधर भी कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इन दोनों 0 डिग्री को मिला रहा हूँ एक रेखा की सहायता से, ये एक रेखा हो गई, और इस रेखा को आप नाम क्या दोगे, तो इस रेखा को साथियों ध्यान देना आप लोग कौन सा नाम दोगे अपने तो 0 डिग्री अक्षांश नाम दोगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप 0 डिग्री अक्षांश आप इसको नाम दे सकते हो। देखो अब ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री वास्तव में आपके पूर्व से पश्चिम खींच करके पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में कब बांटेगी, जब कोई किसी के बीच में से निकलेगा। सीधा सीधा शब्दों में आप समझना कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपके पृथ्वी के, आपकी कहां से दोस्तों, पृथ्वी के बिल्कुल कहां से निकलती है अपने तो मध्य से गुजरती है। और हिंदी के अंदर आपने पृथ्वी के पर्यायवाची पढ़े होंगे, जैसे कि भू होता है, धरा होता है, वसुंधरा होता है, धरती होता है। आप एक पृथ्वी का आप लोग एक पर्याय लेना जिसे आप क्या कहते हो अपने तो भू, क्या कहते हो भू, यानी कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मध्य से कौन सी रेखा निकल रही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा निकल रही है। ये पृथ्वी के बिल्कुल कहां से गुजर रही है, मध्य से गुजर रही है, और पृथ्वी का पर्याय क्या होता है, भू होता है। इसलिए इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का आप लोगों ने नाम क्या दे दिया साथियों, भूमध्य रेखा। क्या नाम दे दिया, भूमध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा को आप इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से पुकारते हो, और इसी भूमध्य रेखा को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसी भूमध्य रेखा को आप किस नाम से पुकारते हो अपने तो विषुवत रेखा के नाम से पुकारा जाता है। ये ग्लोब पर खींचा गया सबसे बड़ा अक्षांश होता है, सबसे बड़ा। क्योंकि आप देखना धीरे धीरे आप जब पूर्व से पश्चिम से धीरे धीरे आप उत्तर की साइड में जा रहे हो, धीरे धीरे आप दक्षिण की साइड में जा रहे हो, तो पृथ्वी का जो ग्लोब का जो अपने फेस है ये धीरे धीरे आपका छोटा होता जा रहा है। यानी ऊपर वाले अक्षांशों की जो लंबाई होगी वो कम होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों की लंबाई धीरे धीरे कम होगी। और जो पृथ्वी का सबसे बड़ा, जिसकी लंबाई सबसे बड़ा जो अक्षांश होगा वो आपका कौन सी रेखा का होगा, भूमध्य रेखा का। और इस भूमध्य रेखा को किस नाम से पुकारते हैं, विषुवत रेखा। और इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। और ये पृथ्वी के बिल्कुल कहां से गुजरती है, आपका उत्तर होगा मध्य से गुजरती है। जब कोई किसी के मध्य से गुजर जाती है तो ध्यान रखना वो उसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। आप कहोगे गुरुजी 2 भाग कौन कौन से हैं, तो मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना, यहां से जो ऊपर वाला जो गोलार्ध होगा ये आपका गोलार्ध साथियों ध्यान रखना आपका कौन सा गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और 0 डिग्री से दक्षिण वाला जो गोलार्ध होगा ये वाला गोलार्ध आपके कौन सा गोलार्ध कहलाता है, विद्वान साथियों ध्यान देना, कौन सा गोलार्ध कहलाएगा अपने तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। भूमध्य रेखा से ऊपर तो आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ये जो आपकी किस रेखा ने बांटा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने बांटा। 0 डिग्री अक्षांश को आप कौन सी रेखा कहते हो, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को और क्या कहते हो, विषुवत रेखा। इसने ग्लोब को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो आपका कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और एक कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब आप यहां पर आप विचार करना एक बार, मैंने आपको बताया था कि ग्लोब के ऊपर जो टोटल अक्षांश होते हैं उन अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। आप कहोगे गुरुजी 181 होते हैं। अब 181 में से एक अक्षांश तो मैंने भूमध्य रेखा का खींच रखा है, तो इसका मतलब एक रेखा खींचने के बाद जो आपके अक्षांशों की संख्या होगी वो कितनी बचेगी मेरे लाला, 180 अक्षांश बचेंगे। अब जब अक्षांशों की संख्या आपके पास 180 है, और 180 अक्षांशों में से आपने पृथ्वी के 2 टुकड़े कर दिए, एक अक्षांश खींच के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो अब बताना आपकी जब पृथ्वी के पूरे 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो यहां से जब आप उत्तरी गोलार्ध में जाओगे, जब आप यहां से साथियों ध्यान देना उत्तरी गोलार्ध में जाओगे, और जब आप यहां से दक्षिणी गोलार्ध में आओगे, तो आपके उत्तरी गोलार्ध में भी अधिकतम अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 90 डिग्री। और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में भी आपके अधिकतम अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री तो आपके उत्तरी अक्षांश का होगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का होगा। और आप इनके पीछे जो ऊपर वाला है, इनकी दिशा कौन सी है, उत्तरी दिशा है, तो जिसके कारण आप इनके पीछे क्या लगाओगे अपने तो उत्तरी अक्षांश लगाओगे। यहां पर आपके लगेगा उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री जो दक्षिण में है इन सभी के पीछे साथियों ध्यान रखना क्या लगेगा अपने तो दक्षिणी अक्षांश लगेगा। यहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 90 90 कितने हो गए, आप कहोगे 180 हो गया,
और एक आपके भूमध्य रेखा है, जोड़ा तो वापस आपके कितने हो गए, 181 हो गए। यानी इस प्रकार से आपके 90 डिग्री तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अब देखना आपको यहां पर मैं आपके बताने वाला हूं कि जो आपका भारतीय भूभाग लगता है साथियों, वो आपका भारतीय भूभाग तो यहां पर लगता है। अब आप मेरे को यहां पर अपने देश की स्थिति का पता लगा रहे। सबसे पहले आपका प्रश्न ही मैंने यही बताया था कि हम अक्षांश क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने भारत की ग्लोब के ऊपर स्थिति का पता लगाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपका ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि अपन भारत की स्थिति का बारे में पता लगा रहे हैं। अब जब मैंने स्थिति के बारे में पता लगाया तो मैंने अक्षांश रेखाएं खींच दी इसके ऊपर। अब खींच दी तो आपको मैं बता रहा हूं कि 0 डिग्री ने पृथ्वी के 2 पार्ट कर दिए, उत्तरी गोलार्ध और कौन सा कर दिया, दक्षिणी गोलार्ध कर दिया। आप कहोगे ठीक है गुरुजी 2 गोलार्ध कर दिया था, ठीक है, समझ में आयो, ठीक है गुरुजी। आगे तो आपका भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब आप कहोगे, जो महानुभव जो मेरी क्लास को इस लाइव क्लास के माध्यम से जो देख रहे हैं बच्चे, वो कहोगे गुरुजी आपने जब भारत की स्थिति हमको उत्तरी गोलार्ध में बता दी, तो आप बताओ कि हमारे राजस्थान की स्थिति कौन सी है। अरे मेरे लाला, जब आपका पूरा का पूरा भारत, जब पूरा का पूरा भारतीय आपका जब उत्तरी गोलार्ध में हो गया, तो भारत के अंदर आने वाला हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश और उन राज्यों में लगने वाला हर एक डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में लगने वाली हर एक तहसील, ग्राम पंचायत और हर एक गांव और उस गांव और कस्बा के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति आपका कौन से गोलार्ध में होगा। आप कहोगे गुरुजी उत्तरी गोलार्ध में होगा। अरे भाई, जब मैंने आपको बता दिया कि पूरा का पूरा घर ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो मम्मी पापा सब कौन से गोलार्ध में होंगे, उत्तरी गोलार्ध में होंगे। इस तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपका राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ये ध्यान रखना, मैं आपको केवल किसके अनुसार बता रहा हूं, अक्षांश रेखाओं के अनुसार बता रहा हूं। बाकी आपका राजस्थान और भारत ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये मैं केवल अक्षांश रेखाओं के बारे में बता रहा हूं। अक्षांश के अनुसार आपका भारत कौन से गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध में है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप ध्यान देना, इधर मैंने आपको कहा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में आप अधिकतम अक्षांश कितने खींच सकते हो, 90 डिग्री खींच सकते हो। और इन 90 डिग्री के पीछे क्या लगता है, उत्तरी अक्षांश लगता है। अब आप मेरे को बताओ कि भारत में से निकलने वाली कोई भी अक्षांश रेखा होगी, उन कहीं पर भी आपकी दक्षिणी अक्षांश का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका भारत पूरा का पूरा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांश, यहां पर मेरी एक एक बातों पर ध्यान देना, क्योंकि मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूं कि आपके जो आगे जो मैं आपको भारत के अंदर जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ाने वाला हूं, अगर यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके नहीं होने वाला, आपके आगे वापस जाकर के आपको रटना पड़ेगा। और ये वाला टॉपिक पहला ऐसा है कि जिसे रटने से काम नहीं होता है यहां पर। इसीलिए मैंने पहली क्लास के अंदर यही अक्षांश से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आपकी जो ज्योग्राफी का जो भूत है ना दिमाग में, ये भूत आप निकाल सको और आप ज्योग्राफी को इतनी आसानी से पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, आज भी आप घाट बांध लेना कि ज्योग्राफी की कहानी इंजीनियर एस.के. राठौड़ की जुबानी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने भूगोल की क्लास। आप समझना यहां पर। तो यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत के अंदर जितनी भी अक्षांश रेखाएं निकलेगी वो आपकी उत्तरी गोलार्ध की निकलेगी। और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री के पीछे क्या लग रहा है, उत्तरी अक्षांश लग रहा है। तो अब आपके ध्यान देना साथियों यहां पर कि जो आपका भारत है, अगर मैं कहूं कि भारत की यहां से कोई अक्षांश रेखा निकल रही है, यहां से, और अब आप कहोगे सर ये तो भारत की दक्षिण दिशा है। बिल्कुल दक्षिण दिशा है, ये भारत की दक्षिण दिशा है, लेकिन ग्लोब की तो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। तो भी यहां पर भी आपके कौन सी रेखा निकलेगी, उत्तरी अक्षांश निकलेगी। फिर आप धीरे 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 ऐसे आप ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाएं खींचते जाओगे और कहीं ना कहीं तो जाकर के आपका भारत का उत्तरी छोर आएगा। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल आएगा, माना कि यहां पर भारत का उत्तरी छोर है और यहां पर भी जो आपके कोई अक्षांश रेखाएं निकलेगी उसके पीछे भी आप किस शब्द का प्रयोग करोगे, उत्तरी अक्षांश का। और यहां पर जो आपके शब्द आएगा वो भी आप कौन सा शब्द प्रयोग करोगे, उत्तरी अक्षांश प्रयोग करोगे। जबकि ध्यान रखना, ये आपके भारत की उत्तर दिशा है, ये आपके भारत की दक्षिण दिशा है, लेकिन दक्षिण और उत्तर में दोनों तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं निकल रही है उसके पीछे आप किसका प्रयोग कर रहे हो, अपने तो उत्तरी अक्षांश का प्रयोग कर रहे हो। क्योंकि आपका भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। बार बार समझा रहा हूं कि कहीं पर भी दक्षिणी अक्षांश का प्रयोग मत करना। दक्षिणी अक्षांश का प्रयोग करते ही आपकी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, जो पीछे वाली जो 30 अक्टूबर अपने 2018 के अंदर जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें पूछा था। जैसे कि मैं आपको एक मिनट के लिए बता रहा हूं। 30 अक्टूबर 2018 के अंदर जो प्रश्न आया था वो क्या आया था, वो ये प्रश्न पूछा था साथियों, ध्यान देना, कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किन दो अक्षांशों के मध्य है, किन दो अक्षांशों के मध्य है।
अब आप ध्यान देना इधर, उसने जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन किस प्रकार से दिए थे आपको, यहां पर आज आपको पता लग जाएगा कि आप अक्षांश पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, जो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं। देखना, सुनना मेरी बात। उसने जो ऑप्शन दिए थे मुन्नाओ, पहला जो ऑप्शन दिया था ऑप्शन नंबर ए, उसने क्या दिया था कि 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पहला ऑप्शन उसने ये दे रखा था। ऑप्शन नंबर 2 इसने दिया था 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। और अगला जो दिया था ऑप्शन नंबर सी, उसने दिया था 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। और चौथे नंबर का जो ऑप्शन दिया था उसने ऑप्शन नंबर डी, उसमें दे रखा था 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लो भाई रट्ठो, रटने से क्या फर्क पड़ेगा? जब रटने से फर्क ही क्या पड़ेगा? अरे आप लोगों ने रट रखा कि 23-3 से 30-12, 23-3 से 30-12, 23-3 से 30-12, रटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो एग्जाम में उसने 23-3 और 30-12 वो खुद ही दे दिया, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है आपके। हाँ उसने खुद दे रखा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। अब आप क्या करोगे? यहां पर आपकी जब इसी सिचुएशन में जब आपका प्रश्न बनता है तब जाकर के आपका दिमाग जाता है उन अक्षांश रेखाओं के ऊपर जो उस क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी कि आपने गुरुजी ने आपको किस प्रकार से समझाया था। मेरे विद्वान साथियों वापस गौर करना, मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य से दक्षिण वाला कौन सा गोलार्ध कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पर आपका जो भारत होता है वो कौन से गोलार्ध में स्थित होता है? उत्तरी गोलार्ध। या राजस्थान जो होता है वो कौन से गोलार्ध में होता है? उत्तरी गोलार्ध। अब मैंने आपको इसी के साथ में एक और बात बताई थी कि आपका अगर भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है तो ऊपर जितनी भी रेखाएं निकलेगी, चाहे यहां से निकलो चाहे यहां से निकलो, उन सब के पीछे ध्यान रखना साथियों क्या लगेगा अपने, तो आपका उत्तर होगा उत्तरी अक्षांश लगेगा। ठीक है ना? क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। अब यहां से जो रेखा निकलती है राजस्थान के दक्षिण में, उस रेखा का मान होता 23 डिग्री 03 मिनट। और आपका राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, जिसके पीछे आप क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश लगाओगे। और यहां से जो रेखा निकलती है उस रेखा का मान होता 30 डिग्री 12 मिनट। और वापस आपके उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण आप पीछे की ओर क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश लगाओगे। इसका मतलब आपका जो अक्षांश से विस्तार होगा वो कितना होगा साथियों? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपका चौथे नंबर का जो ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके 30-12 उत्तरी अक्षांश। अब जिन बच्चों ने रट रखा है उनको पता तो है, ऐसे रट रखा साथियों देखना, 23-3 से 30-12, 23-3 से 30-12, यानी 23-3 नीचे है 30-12 ऊपर है। और जैसे ही ऑप्शन देखेगा उसके दिमाग में एक ही चीज घूमेगी, अरे यार एग्जामिनर मनी बांडो बना रखे दिखे। अब उसको पता नहीं कि एग्जामिनर पागल नहीं है, एग्जामिनर तुम पागल हो, तुम्हारे दिमाग में अक्षांशों का जो भूत अभी तक निकला ही नहीं है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। यहां आप ऐसे दिमाग लगाओगे यार कि 23-3 30-12, 23-3 30-12, यानी 23-3 तो नीचे है 30-12 ऊपर है, यानी 23-3 तो नीचे है, इसका मतलब 23-3 तो नीचे है, इसका मतलब पीछे क्या लगेगा? दक्षिणी अक्षांश लगेगा। 23-3 नीचे है दक्षिण, 30-12 ऊपर है, आप पीछे क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश। और जाते ही पहले आप टिक करोगे इससे कि ऑप्शन नंबर ए। यो प्रश्न तो भाई साहब मां का कुणी एग्जाम चाहे एग्जामिनर को पापा आ जाओ तो ही गलत को नहीं कर सके। अरे गुरु गलत एग्जामिनर के पापा ही कहां जरूरत पड़ रही, गलत तो तूने खुद ही कर दिया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न गलती हो जाएगा। यहां समझना भारत राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में सभी रेखाओं के पीछे क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश। इसलिए जो आपका सही होगा वो होगा 23-3 से लगाकर 30-12, लेकिन दोनों की तरफ जो इकाई होगी वो कौन से अक्षांश की होगी? उत्तरी अक्षांश की होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, हो गया। तो अब देखो सुनो, अब हम यहाँ पर ग्लोब के ऊपर जो महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं उन अक्षांशों के बारे में पढ़ते हैं। देखो कि ग्लोब के ऊपर कौन कौन से अक्षांश किस प्रकार से खींचे जाते हैं। एक रेखा तो आपको बार बार बनानी, ये तो आपको बनानी ही पड़ेगी क्योंकि ये तो ग्लोब के बिल्कुल मध्य से निकलती है, जिसे आप कौन सी रेखा कहते हो? 0 डिग्री अक्षांश कहते हो।
इसी रेखा को आप पृथ्वी के मध्य से गुजरने के कारण आप कौन सी रेखा कहते हो, भूमध्य रेखा। और इसी रेखा को आप आगे चल करके साथियों ध्यान रखना आप कौन सी रेखा के नाम से पुकारते हो, विषुवत रेखा के नाम से पुकारते हो। अब पृथ्वी का अक्ष, एक चीज सुना होगा आप लोगों ने कि गुरुजी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, कितने डिग्री झुकी होती है? आपका उत्तर होगा गुरुजी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी होती है? 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री को दर्शाना है आपको, देखो 23.5 डिग्री को अगर आपको दर्शाना है तो यहां से ग्लोब के उत्तरी भाग में भी एक रेखा निकलती है, ग्लोब के दक्षिणी भाग में भी एक रेखा निकलती है, क्योंकि जो पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से आपको इधर भी 23.5 डिग्री का कोण बनाना है, यहां पर भी आपके कितने डिग्री का बनेगा? 23.5 डिग्री का, और यहां पर भी आकर के आपके पृथ्वी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 23.5 डिग्री का। दोनों तरफ आपके एंगल बना दिया, पृथ्वी के केंद्र से दोनों तरफ कितने कितने डिग्री के बना दिया? 23.5 के। इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर भी आपने यहां पर आपने कितने डिग्री का कोण बना दिया? आप कहोगे गुरुजी 23.5 डिग्री को बना दियो। ठीक है लाला, यहां पर आपके कितने डिग्री का बना दिया? 23.5 डिग्री का बना दिया। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में भी है, 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है। अब ये उत्तर में है, और उत्तर में जितनी भी रेखाएं होती है, मैंने आपको बताया था कि उत्तर में जितनी भी रेखाएं होती है उन सब के पीछे क्या लगता है? आप कहोगे गुरुजी उत्तर वाली के पीछे तो कौन सी रेखाएं लगती है? उत्तरी अक्षांश लगती है। और दक्षिण वाली के पीछे, सभी के पीछे क्या लगता है? आपका उत्तर आप कौन सी रेखाएं बताओगे अपने? तो दक्षिणी अक्षांश लगता है। ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी रेखा को आगे चल करके आप कौन सी रेखा कहते हो? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को विद्वान साथियों ध्यान रखना कौन सी रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, इस रेखा को आप आगे चल करके आपका नाम क्या हो जाता है? मकर रेखा। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में है, इस रेखा को आप कौन सी रेखा कहते हो? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में है, और इस रेखा को आप कौन सी रेखा कहते हो? मकर रेखा कहते हो। और एक जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, नाम क्या हो गया? भूमध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा का आगे चल करके नाम क्या हो गया? विषुवत रेखा। तो आपके 3 रेखाएं तो यहां पर हो गई है इस प्रकार से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब आपके देखना साथियों, यहां पर इस जगह पर आपके एक रेखा यहां पर निकलती है, एक रेखा वापस यहां निकलती है, 2 रेखाएं और निकलेगी यहां पर। जो आपके उत्तर साइड में निकलेगी साथियों ध्यान रखना, ऊपर साइड में निकलेगी उस रेखा का मान होगा कितना? अपने 67.5 डिग्री। और दक्षिण में निकलेगी इस रेखा का मान भी साथियों ध्यान रखना कितना होगा? 67.5 डिग्री होगा। उत्तर में भी 67.5 डिग्री है, दक्षिण में भी 67.5 डिग्री है। ऊपर वाली के पीछे क्या लगेगा? तो आपका उत्तर होगा साथियों, ऊपर वाली के पीछे तो आपके क्या लगता है? उत्तरी अक्षांश रेखा लगता है, ये आपका उत्तरी अक्षांश रेखा है। और दक्षिण वाली के पीछे आपके क्या लगेगा अपने? तो दक्षिणी अक्षांश लगता है। ठीक है, यहां आपके ऊपर में तो होगी उत्तरी अक्षांश 67.5 डिग्री, और दक्षिण में कौन सी होगी? 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब आपके प्रश्न क्या बनेगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? देखो ना साथियों, सुनना मेरी बात। यहां पर आपका एक महासागर लगता है, और उस महासागर में इस प्रकार से पानी भरा है। आपके 4 महासागर जो है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक अटलांटिक महासागर। तो आपके जो 4 महासागर हैं, जिनमें से एक महासागर पृथ्वी के बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है, और उस महासागर का नाम साथियों ध्यान रखना कौन सा महासागर होगा अपने? तो आर्कटिक महासागर होगा, जिसके कारण इस रेखा को आप लोग कौन सी रेखा कहते हो? आर्कटिक वृत्त कहते हो या आर्कटिक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये कौन से महासागर से होकर के गुजरती है? आर्कटिक महासागर से गुजरती है। ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं पृथ्वी के ऊपर। 7 महाद्वीप गुरुजी कौन कौन से होते हैं? एशिया होता है, अफ्रीका होता है, उत्तरी अमेरिका होता है, दक्षिणी अमेरिका होता है, अंटार्कटिका होता है, यूरोप होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। तो इन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप आता है, उस महाद्वीप का नाम क्या होगा अपने? तो उस महाद्वीप का नाम साथियों ध्यान रखना कौन सा महाद्वीप होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये अंटार्कटिका रेखा यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है 67.5 डिग्री, जिसके कारण इस रेखा को आप लोग साथियों ध्यान रखना कौन सी रेखा के नाम से पुकारते हो? अंटार्कटिका की रेखा के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार से ग्लोब के ऊपर 5 बड़ी बड़ी रेखाएं होती है। ये रेखाएं होती है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हो, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आप लोग किस नाम से पुकारते हो कर्क रेखा, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे आप किस नाम से पुकारते हो मकर रेखा, फिर आपके 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आप क्या कहते हो आर्कटिक रेखा, फिर आपके वापस 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे आप किस नाम से पुकारते हो अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आप देखना यहां पर सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है, आप कहोगे जो पृथ्वी के मध्य से गुजरेगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहां पर आपका सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश को ध्यान रखना, इसे कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा को और किस नाम से पुकारते हैं साथियों, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब समझना यहां पर और क्या होता है, देखो सुनना। अगर साथियों ध्यान देना यहां पर, अगर मैं आपके कहूं सीधा सीधा कि 2 अक्षांश रेखाएं जो होती है वो अक्षांश रेखाएं वास्तव में ग्लोब पर कैसे की जाती है, तो समझना यहां पर, जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ठीक है ना, ये आपका ग्लोब है। अब ग्लोब के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ये यहां से इस प्रकार से की जाती है, यहां से इधर, दक्षिण में भी यहां से इधर, यानी कि जब ये ग्लोब में से निकलती है ना, तो यहां से अगर चलना प्रारंभ किया ना तो वापस आकर के ये यहीं पर आकर रुक जाती है। यहां से अगर इसने चलना प्रारंभ किया है तो यहीं पर आकर के रुक जाती है, यानी पृथ्वी के ऊपर एक सर्कल पूरा कर देती है, यानी इस प्रकार से की जाती है, ये इस प्रकार से दोनों तरफ जो होती है ना, ये इस प्रकार से की जाती है। और ये जो होती है साथियों, ये एक प्रकार से व्रत का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, व्रत का निर्माण करती है, जिस कारण से आप कह सकते हो अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, वर्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, वर्ताकार होती है। जब आपकी अक्षांश रेखाएं वर्ताकार है तो यहां पर समझना, यहां आपकी जैसे कि मैं आपके एक अक्षांश रेखा तो जैसे ये निकाल दी और दूसरी अक्षांश रेखा मैंने ये निकाल दी। अब आप कहोगे गुरुजी इन 2 अक्षांश रेखाओं का जो मध्यवर्ती भाग होता है, इस मध्यवर्ती भाग को किस नाम से पुकारा जाता है, तो साथियों ध्यान रखना, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को किस नाम से पुकारते हैं, जोन के नाम से पुकारा जाता है। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को साथियों ध्यान रखना किस नाम से पुकारा जाता है, आपने तो कटिबंध के नाम से जाना जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं का मध्यवर्ती भाग जोन या क्या कहलाता है, कटिबंध। 2 अक्षांश रेखाएं जो होती है, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, वृत्ताकार। और ध्यान रखना एक चीज इसी के साथ में, और 2 देशांतर रेखाओं की जो मध्यवर्ती जो दूरी होती है, मध्य की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो वो लगभग साथियों ध्यान रखना कितने किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं, वर्ताकार। वर्ताकार भाग होता है, मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्यवर्ती जो दूरी होती है साथियों ध्यान रखना वो कितने किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। यहां तक आज का अपना जो अक्षांश रेखाएं थी, इस अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने आपको आज बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से देश की स्थिति का पता लगाया जाता है। यहां तक आज की क्लास अपनी पूरी होती है। अब जो अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि अक्षांश रेखा विश्व के किन किन महाद्वीपों से गुजरती है 0 डिग्री, और कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, मकर रेखा कहाँ से निकलती है, उसके ऊपर कौन कौन से देश हैं, अगर तीनों में से कोई रेखा अगर भारत में निकलती है तो भारत में कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, अगर वो रेखा अगर राजस्थान से गुजरती है तो राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरती है, कितनी उनकी लंबाई है और क्या क्या उनकी विशेषताएं। अरे बहुत धमाकेदार होने वाला है। आप लोग जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो देश के राठौड़ के संग, इसीलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यूसीए क्लासेज के साथ। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।